स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे किसी भी महामारी या एपिडेमिक को इन्वेस्टिगेट करने की। क्योंकि ऐसे ड्यूरेशन में जब कोई बीमारी पैदा होती है तो उसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं। एक डर का माहौल पैदा किया, एक भय का माहौल पैदा किया जाता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो बीमारी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो वाकई में कोई एपिडेमिक या महामारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है या नहीं कर चुका। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है जानना। जब भी जैसी कोई बीमारी फैलती है एक इलाके में दूसरे इलाके में, तो वो वाकई में ही वो बीमारी कोई वबा है या कोई एपिडेमिक है या नहीं है, सबसे पहले उसको जानना ज़रूरी होता है। उसके बाद बाकी के सारे जो स्टेप्स हैं वो हम करते हैं। तो किसी भी बीमारी के बारे में जब पता लगता है तो हम सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं उस बीमारी के वाकई में एपिडेमिक है या नहीं है उसके बारे में। ये करते क्यों हैं ऐसा? इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे। किसी भी एपिडेमिक को इन्वेस्टिगेट करने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्यों करते हैं? नंबर 1, इसमें सबसे पहली चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटब्रेक, के किस कम्युनिटी में वो बीमारी ज़्यादा फैली हुई है, कहाँ फैली हुई है, ये जानने के लिए। उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उस कम्युनिटी के अंदर, ये जानने के लिए कि टाइम, प्लेस और पर्सन, किस जगह हुआ है, किस टाइम हुआ है और किन लोगों में हुआ, ये जानने के लिए हम सबसे पहले किसी भी एपिडेमिक को इन्वेस्टिगेशन की नज़र से देखते हैं। टाइम, प्लेस और पर्सन, वक्त, इंसान और जगह, कहाँ हो रहा है, उससे उसका एक हमें आइडिया मिल जाए, इसलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। जो दूसरा मोटिव है या दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो उस बीमारी का मैग्नीट्यूड जानने के लिए कि वो कितनी ख़तरनाक बीमारी है, उसके बारे में भी हम उस एपिडेमिक के बारे में इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है। ताकि हम जब उस को रोकने के लिए जाएं तो हमें मालूम होना चाहिए कि कितनी ख़तरनाक लेवल की बीमारी है, ताकि हम उसके हिसाब से उसकी रोकथाम की तैयारी कर सकें। मैन पावर, पैसा, सारी चीज़ें देखें कि भाई हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो उसमें पहला जो है वो टाइम, प्लेस, पर्सनस के अकॉर्डिंग बीमारी का डिस्ट्रीब्यूशन जानना, इसलिए हम इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी एपिडेमिक को। दूसरी जो वजह है इसकी, वो उस बीमारी की मैग्नीट्यूड या उस प्रॉब्लम की जो लेवल है, उसकी जो वो कितनी ख़तरनाक है वो जानने के लिए, इन टर्म्स ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी मतलब अटैक रेट, या कितनी ख़तरनाक है, लोगों को किस तेज़ी से ये बीमार करती है, और मोर्टेलिटी, ये बीमारी कितनी तेज़ी से लोगों को मारती है। ये इसका मतलब ये जानने के लिए। ऐसा तो नहीं है सिर्फ ये बीमारी कर रही है और जो डेथ रेट है कम है इसके अंदर। तो दूसरा पर्पज़ ये। तीसरा पर्पज़ जो है इसका वो है कि हम इन्वेस्टिगेट करें, ये जानें कि ये बीमारी का जो सोर्स है या पैथोजन है या कॉज है, या बीमारी को कॉज करने वाला जो एजेंट है वो क्या है। ये भी एक वजह होती है उस एपिडेमिक को इन्वेस्टिगेट करने की। उसके बाद जो चौथी वजह है इसकी वो है कि जैसे ही हमें मालूम हो कि ये बीमारी कितनी ख़तरनाक है, किन लोगों में हुई है, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो हम उसके जो कंट्रोल मेजर्स हैं उसको रोकने की, उसको रोकथाम की फौरी तौर पे तदाबीर कर सकें। ये इसकी एक वजह है। और पाँचवीं और जो आखिरी इसकी एक वजह है वो है कि इसके प्रिवेंशन के बारे में हम गवर्नमेंट को या हेल्थ अथॉरिटीज़ को रिकमेंड कर सकें कि आगे अगर ये बीमारी होती है इन फ्यूचर, तो हम कैसे इसको रोकथाम कर सकते हैं और अभी कैसे इसको रोकथाम करनी है। तो ये 5 वजह रहती हैं किसी भी एपिडेमिक को इन्वेस्टिगेट करने की, कि ताकि हम उसके बारे में एक थोरो जानकारी, एक बेहतर जानकारी मालूम कर सकें, अब ताकि इसको रोकने की जो तदाबीर हैं वो इख्तियार की जा सकें और आगे ये ना हो, उसको रोकने के लिए भी हम पहले से तैयार रहें। अब इसमें स्टेप क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, हम क्या क्या करेंगे इन्वेस्टिगेट करने में। इसमें सबसे पहला जो और इम्पोर्टेंट स्टेप है वो हम करेंगे कन्फर्मेशन ऑफ एपिडेमिक, कि जब हमें मालूम हुआ अचानक से किसी बीमारी का ज़हूर हुआ या बहुत तेज़ी से आउटब्रेक हुआ और उसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी होता है कि वाकई में ये बीमारी कोई महामारी है भी या नहीं है। तो सबसे पहला जो स्टेप है कन्फर्मेशन ऑफ द एपिडेमिक, के जब हमें मालूम हो कि शक होगी एपिडेमिक है, उसको कन्फर्म करें कि ये देखें कि इस बीमारी के कितने केसेस, कैसे इसका जो फैलाव हो रहा है, ताकि हम ये कंफर्म कर सकें कि वाकई में एपिडेमिक है या नहीं है, क्योंकि मिसकंसेप्शन बहुत रहते हैं इसके बीमारी के बारे में। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है कन्फर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस। इसमें क्या है कि वो जो डायग्नोसिस उस बीमारी के बारे में बताया जाएगा, हम पहले ये मालूम कर लिया हमने कि ये बीमारी फैल रही है। उसके बाद दूसरी क्या है, ये जो बीमारी फैल रही है
उस बीमारी की वाकई में वही बीमारी है, उसकी डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे अभी फ्लू फैल रहा है या अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, तो हम ये कंफर्म कर लें कि यहाँ पर जो महामारी फैली है ये वाकई में कोरोना वायरस ही है या कोई और दूसरी बीमारी तो नहीं है। तो सबसे पहले हम करते हैं, जो पहला स्टेप था हमारा वो था एपिडेमिक का कंफर्मेशन। दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा उस बीमारी का ही डायग्नोसिस को कंफर्म करना कि वाकई में ये वही बीमारी है जिसके बारे में बात चल रही है, या सिर्फ अफवाह तो नहीं है। तीसरा जो अब हमने डायग्नोसिस भी कर ली कि हाँ ये वही बीमारी है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं समाज के अंदर। तीसरा जो स्टेप रहेगा वो कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट डेटा और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। उसके बारे में जो रेलिवेंट डेटा है कि कहाँ से ये फैलना शुरू हुई है। ऐसा तो नहीं है कि लोग जो है मेले में गए थे या किसी रिलीजियस गैदरिंग में गए थे या शादी में गए थे या किसी पार्टी में गए थे या कि बड़े गैदरिंग में गए थे या कहीं तीर्थ यात्रा पे गए थे। ऐसा तो कुछ नहीं था कि उसके बाद बीमारी शुरू हुई, ताकि बहुत सारे लोगों के जमा होने की वजह से एक दूसरे में ट्रांसफ़र होने के चांसेस बढ़ गए हों। तो कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ये हमारा तीसरा स्टेप रहेगा। चौथा स्टेप जो है वो है स्टडीइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एपिडेमिक विद रेफरेंस टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। कि उस एपिडेमिक के बारे में हम थोरो जानकारी करेंगे कि टाइम किस वक्त शुरू हुई है ये, क्योंकि कुछ बीमारियों का सीज़न होता है। कुछ बीमारियां बरसात में शुरू होती हैं, कुछ बीमारियां गर्मी में ज़्यादा शुरू होती हैं, कुछ बीमारियां सर्दियों में शुरू होती हैं। उसका पहले सबसे बड़ा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम के हिसाब से जानिए। फिर उसके बाद प्लेस, किस जगह शुरू हुआ है, किसी मेले में शुरू हुआ है, किसी शादी के बाद शुरू हुआ है, फंक्शन के बाद शुरू हुआ है, कुछ खाने के बाद शुरू हुआ है। और उसके बाद आता है टाइम, प्लेस और पर्सन, किन लोगों में शुरू हुआ है। इससे क्या मालूम होता है, इससे हमें जो वल्नरेबल एज ग्रुप है या वल्नरेबल जो सबसे ज़्यादा जो इस बीमारी से मुतासिर होने वाले लोग हैं उनके बारे में पता लग जाता है। जैसे कोरोना वायरस में जो 60+ वाले लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनमें ऑलरेडी कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है, उनमें बहुत ज़्यादा ये बीमारी, उन लोगों को बहुत ज़्यादा जो डेथ रेट है उनमें बहुत ज़्यादा है ये, ख़ास तौर पर 60 साल के ऊपर वाले जिनमें बीमारी भी कोई पहले से चली आ रही है या कोई दूसरी जवान भी हैं और उनमें कोई बीमारी ऐसी है, कैंसर है या डायबिटीज़ है या कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, उन लोगों में ज़्यादा होता है। तो ये वल्नरेबल, तो हम उस बीमारी को स्टडी करते हैं टाइम, प्लेस और पर्सन के अकॉर्डिंग। किस टाइम हुआ, टाइम का मैंने बता दिया, प्लेस किस जगह शुरू हुआ, ये मेला वगैरह मैंने बता दिया, और पर्सन किन लोगों में ज़्यादा है, ताकि हम ये जान सकें कि किन लोगों को हमें जो है हाईली अलर्ट पे रखना है और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है किन लोगों की, जिससे हमें ये मालूम हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे ही हमें ये मालूम हो गया कि कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, किस टाइम में हो रहा है, हम करेंगे रैपिड सर्च करेंगे केसेस की, जैसे रैपिड टेस्ट करेंगे ताकि ये बीमारी बहुत तेज़ी से ना फैल जाए। रैपिडली इसको सर्च करके और कन्फाइन करने की कोशिश करेंगे, कंटेन करने की कोशिश करेंगे, जिन एरियाज़ में जिन लोगों में है उन लोगों से दूसरों में ना फैले, उनको हम अलग कर दें, क्वारंटाइन कर दें, आइसोलेट कर दें, ये करेंगे। उसके बाद जब भी हम कर लेंगे फिर एनालिसिस करेंगे डेटा की। जैसे जैसे डेटा कलेक्ट करेंगे हम उस डेटा को एनालाइज करेंगे। क्यों करेंगे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि किन लोगों में हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, किस जगह में हो रहा है, किस तरह की कम्युनिटी में हो रहा है, ताकि उस कम्युनिटी को हम कंटेन कर सकें, बचा सकें, या उस एज ग्रुप को हम बचा सकें। तो डेटा को एनालाइज करेंगे, सही से जानेंगे कि किस तरह के लोग इन्वॉल्व हुए, कौन लोग ज़्यादा मर रहे हैं, कौन लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, किस एज ग्रुप को हो रहे हैं, मेल हो रहे हैं या फीमेल हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं या बूढ़े हो रहे हैं। तो ताकि हम एक डिटेल हमारे पास रिपोर्ट हो, जब हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की स्ट्रैटेजी बनाएं तो हमारे सामने वो चीज़ें सामने हो जो हमारा मैक्सिमम इम्पैक्ट जिन पे हो रहा है। उसके बाद जिसमें नेक्स्ट स्टेप रहता है वो फॉर्मुलेशन ऑफ इकोलॉजिकल हाइपोथेसिस। अब हमने ये जान लिया कि किन लोगों में हो रहा, अब हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे कि इस तरह के लोगों में ये ज़्यादा हो रहा है और ये बीमारी की डायग्नोसिस ये है, कॉजेटिव एजेंट ये है, ये बीमारी ये है, इसकी वजह ये है, ये ऐसे फैलती है, इसका ट्रांसमिशन इस तरह से होता है और इसको बचाने के लिए हमें ये करना चाहिए। तो ये बीमारी की डायग्नोसिस ये है। सब चीज़ें हमने उसके बारे में एक हाइपोथेसिस बनाई। जैसे अभी नोवल कोरोना वायरस के बारे में हम धीरे धीरे जान रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि ये बीमारी इतने, इसका जो वजह है, पॉजिटिव एजेंट है, वो एक वायरस है। ये फैलती कैसे है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए से फैलती है, क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलती है, गैदरिंग से फैलती है एक दूसरे को, और इसके साइन सिम्टम कैसे ज़ाहिर होते हैं, फ्लू की तरह होते हैं, और इससे कौन लोग ज़्यादा इन्वॉल्व, ये तमाम का तमाम डाटा हमने कलेक्ट कर लिया और एक हमने हाइपोथेसिस बना के की थी। ये बीमारी जो है इस तरह की है जैसे सार्स हुआ था पहले, SARS, और मर्स हुआ था पहले, यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको मर्स कहते हैं। पहले भी ऐसे एक बीमारी फैल चुकी है
और इसी तरह की एक बीमारी सार्स, सीवियरली एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स, जो हमारे सिलेबस में भी है, वो पढ़ेंगे हम आगे। तो हमने वो बताया कि इस तरह की बीमारी है और इससे इस तरह से बचा जा सकता है, कि हाइपोथेसिस बना दी हमने। और उसके बाद उस हाइपोथेसिस को, जो हमारी सोच थी उस बीमारी के बारे में, उसको फिर हमने टेस्ट किया दूसरी उस तरह की बीमारी से रिलेट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, वो रहेगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, की जो बात हमने कही है उसको टेस्ट करें, पैरामीटर्स पे नापें कि वाकई में हमने ये बात जो कही है ये सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल मेजर्स। अब हमने सारा चीज़ इसके बारे में जान ली, क्या बीमारी है, कैसे फैलती है, किन लोगों में ज़्यादा है। तब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने कंट्रोल मेजर्स बना लिए कि ये लोग इसमें ज़्यादा मुतासिर होते हैं, इसलिए इनको बचाना ज़रूरी है, तो उन लोगों को हम बचाने की कोशिश करेंगे पूरी मेजर्स बना के। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप इसमें होता है सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट। हम हेल्थ अथॉरिटीज़ को एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट या एज ए कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर, कि हम इस बीमारी को, ये ऐसे फैलती है, इस बीमारी से बचने के ये तरीके हैं, इस बीमारी से बचने के ये तरीके हैं, और इस बीमारी को ऐसे ख़त्म किया जा सकता है और आगे ना फैले, ये स्टेप्स हमें करने ज़रूरी हैं। और कम्युनिटी में ना फैले, अभी रुक जाए, ये स्टेप करने ज़रूरी है। जैसे कोरोना वायरस के केस में डिफरेंट स्टेप लिए हैं कि मास्क पहनना है, अपने घर को सैनिटाइज़ करना, हाथों को धोते रहना है, एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखना। ये एक हाइपोथेसिस दी गई और हाइपोथेसिस को टेस्ट किया गया, और जिन लोगों ने इस सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना और अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखने का काम किया, वहाँ पर ये बीमारी कम फैली। इस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसी भी एपिडेमिक को इन्वेस्टिगेट करने के तरीके हैं, जो 10 स्टेप हैं, इनको हमें करना ज़रूरी है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसके आगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एन एपिडेमिक डिजीज़।